हमने थोड़ा सा बताया था कि थॉमस ग्राहम इज कॉल्ड फादर ऑफ कोलाइडल एज वेल एज सरफेस केमिस्ट्री। ही क्लासिफाइड मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परमेबिलिटी ऑन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पार्टिकल विच कैन पास थ्रू एसपीएम कॉल्ड क्रिस्टलाइज, or the other one which can't pass through SPM called colloids, but the theory get rejected as same substance can act as a colloid as well as crystalline depend upon the nature of solvent। तो ये थ्योरी कल हमने यहाँ आपको थोड़ा भविष्य बताया था, सॉरी इसका बहुत कैसा रहा इसका वो हमने बताया। अब हम यहाँ से कर रहे हैं आपका कोलाइड स्टार्ट, ठीक है। मेन आपका पोर्शन यहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए कोलाइड्स बोल सकते हो आप, कोलाइडल स्टेट बोल सकते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हो, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल स्टेट भी आप इसको बोल सकते हो। मैंने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कोलाइड्स और कोलाइडल स्टेट और कोलाइड। फाइनली जो कोलाइड आपके डिसाइड किए गए थे कि कौन सी चीज़ कोलाइड कहलाएगी या कौन सी नहीं कहलाएगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से देखना है साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पे 3 प्रकार के सोल्यूशन होते हैं आपके, ध्यान देना है आपको। सबसे पहले वे होते हैं जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है, दे आर कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। इनको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन, दे आर कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। दूसरे वे होते हैं जिनकी साइज ऑफ पार्टिकल्स 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होती हैं, दे आर कॉल्ड सस्पेंशन। और थर्ड वन वो होते हैं जिनकी साइज इन दोनों के बीच में होती है, वही हमारे कहलाते हैं कोलाइड्स कहलाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे, कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहीं से आपका बेस चालू हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बड़ी सिंपल थ्योरी है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से पकड़ के चलना है, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम साइज लिख रहे हैं। तो देखिए अगर इनमें साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करें हम, तो इनमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होती है लेस देन कितनी होती है, 1 नैनोमीटर होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर होती है आपकी इनकी साइज। अभी इसको और यूनिट में चेंज कर लेंगे हम, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि इनकी साइज ऑफ पार्टिकल कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से कम होती है। ये जो हैं पार्टिकल्स इनकी साइज कैसी होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। ये आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 1000 नैनोमीटर से इनकी साइज क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब 1000 नैनोमीटर से इनकी साइज आपकी ज़्यादा होगी। थर्ड वन वो होते थे जिनमें पार्टिकल साइज जो होती थी, जो पार्टिकल साइज होती थी वो बिटवीन होती थी आपकी, बिटवीन होती थी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। देखिए अब ध्यान से, लेसर देन 1 नैनोमीटर ट्रू सोल्यूशन, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर सस्पेंशन, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर ये हमारे क्या कहलाएंगे, कोलाइडल। अब कोई भी चीज़ चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो या खाने की चीज़ ना हो, चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, चाहे वो बहुत बड़े आकार का हो चाहे बहुत छोटे आकार का हो, लेकिन वो जिससे मिलके बना है अगर उसके पार्टिकल की साइज इसकी रेंज में आ गई बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, तो हम कह देंगे कोलाइडल स्टेट ऑफ सोल्यूशन है। और 1 नैनोमीटर से नीचे आ गई तो ट्रू सोल्यूशन है, और 1 नैनोमीटर से ऊपर आ गई तो 1000 नैनोमीटर से ऊपर आ गई तो सस्पेंशन है। हमारे चैप्टर में पूरा यही पढ़ा है, कोलाइडल सोल्यूशन ही हमें पढ़ना है, ना तो सस्पेंशन है ना ही ट्रू सोल्यूशन है। तो लेस देन 1 नैनोमीटर। अब इसकी कुछ यूनिट कल ये लिखवा दिया था हमने ना, अब इसकी कुछ डिफरेंट यूनिट्स भी लिखते हैं, हो सकता है मीटर में पूछ लें, सेंटीमीटर में पूछ लें, एंगस्ट्रॉम में पूछ ले, तो हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा देखिए कुछ आपके लिए हिंट लिखवा दें हम। देखिए यहाँ पर कहीं भी अगर नैनो लिखा मिल जाए उसका मतलब होता है इनवर्स 9,
इनवर्स 9, और अगर मीटर लगा हुआ है तो साथ में मीटर लिख देंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने लिखा नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब क्या हुआ, इनवर्स 9, और मीटर का मीटर, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 इनवर्स 10 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, अगर मीटर को हमें सेंटीमीटर में ले जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये हम इनकी साइज अलग अलग यूनिट में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने ये देखी साइज, ठीक है ना, पार्टिकल्स की साइज है, ध्यान रखिएगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने लिखा लेस देन 1 नैनोमीटर, हम ऐसे भी लिख सकते थे लेस देन इनवर्स 9 मीटर लिख सकते थे, नैनो की जगह क्या आ जाता, इनवर्स 9 लिख सकते थे। या फिर हमें इसको सेंटीमीटर में ले जाना है तो 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 7 सेंटीमीटर। आ रही बात समझे कैसे किया है सब कुछ। हाँ हाँ, इंटू 100 होगा, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है तो 100, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना तो डिवाइड करेंगे। आपसे कोई पूछ ले 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, आंसर 100 सेंटीमीटर। तो कभी भी कितने भी मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है 100 से। तो देखिए नैनो की जगह क्या रख दिया, इनवर्स 9, तो इनवर्स 9 मीटर, ध्यान रखना है ये साइज, हम सब साइज लिखवा रहे हैं जितनी पूछी गई अभी तक। और अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो पावर 2 से -2 कैंसिल, इनवर्स 7 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखिए, एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हमने यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम लिख दिया तो इसका मतलब हमने 10 मीटर लिख दिया, जबकि हमें कितना चाहिए 10 इनवर्स 9 मीटर, तो हमें कितना एंगस्ट्रॉम लिखना पड़ेगा, 10 एंगस्ट्रॉम। अब 10 एंगस्ट्रॉम लिख दिया तो यहाँ होगा 10 इनवर्स 10 मीटर, और 10 इनवर्स 10 मीटर से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 इनवर्स 9 मीटर, वही आ जाएगा। तो ये इनकी साइज हो गई, नोट कर लीजिए पहले इसकी, ये कोलाइडल स्टेट ऑफ सोल्यूशन की सभी साइज हो गई, अच्छे से नोट करिए इनको, है ना। एक लाता है एंगस्ट्रॉम, ये आपकी हिंट के लिए लिखा है हमने सब कुछ, जिससे आप कन्वर्ट कर सके, नहीं तो इतनी सारी यूनिट कैसे याद करोगे, और भूल भी सकते हो। अब देखिए बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, तो देखिए नैनो के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इनवर्स 9 मीटर, यहाँ 1000 है, नैनो के प्लेस पे क्या आएगा, इनवर्स 9, इनवर्स 9 से पावर 3 कट जाएगी तो इनवर्स 6, तो यहाँ बचेगा इनवर्स 6 मीटर। तो मीटर में इनकी रेंज ये होगी। सेंटीमीटर में चले जाएं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनवर्स 7 मीटर टू इनवर्स 4 मीटर नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, नैनो की जगह क्या रख दिया, इनवर्स 9, और यहाँ भी इनवर्स 9 रखेंगे, है ना। इस नैनो की जगह क्या रख देंगे, इनवर्स 9, तो 1 2 3 पावर से -3 कट जाएंगी तो क्या बचेगा, इनवर्स 6। मीटर को सेंटीमीटर में जाना, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से किया तो 2 पावर से 2 जीरो कैंसिल, 2 पावर से 2 जीरो कैंसिल, ऐसे। अब बात आते हैं एंगस्ट्रॉम में, तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 एंगस्ट्रॉम, अभी अभी देखा हमने, या सीधे ट्रिक है, एक एक जीरो बढ़ा दो, सिर्फ सीधी ट्रिक होती है, एक एक जीरो बढ़ा दो, तो एक कितना हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, और एक कितना हो जाएगा 1000 एंगस्ट्रॉम। जी अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही साइज याद रखनी है, ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए 10 इनवर्स, हाँ पूछ लो कहाँ पर, इससे इसमें जाओगे तो 5, यहाँ पहले कितना था 10 इनवर्स 9, नहीं आया समझ में, हर्ष कन्वर्ट करते बन जाएगा। चलिए ये आपकी वो सभी साइज है जिस साइज में कोलाइडल पूछा गया है आपका,
ठीक है, तो ये सब साइज हमने आपके सामने, एक बार ये देखो ध्यान से, हमें पहला याद रखना है कि लेस देन 1 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू होती है -9, तो इसकी जगह रख दिया -9, तो ये 9 n गया, तो अब बचा क्या, -9 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है, तो किसी भी मीटर को सेंटीमीटर ले जाना है 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 100 मतलब 20, 120, 20 से 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -7। और अब इसको चलो ट्रिक से याद कर लो कि नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में 1 जीरो का फर्क होता है, मतलब यहाँ 1 नैनोमीटर है तो एंगस्ट्रॉम में ले जाओगे तो कितना, 10। जैसे यहाँ पर 10,000 नैनोमीटर, सॉरी 1000 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में ले जाओगे तो 10,000, 1 है तो 10। नैनो से एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि उसमें कन्वर्जन में क्यों फंसे हम, जब डायरेक्ट हमारा हो रहा है, जब नैनो से एंगस्ट्रॉम में जाओगे तो एक जीरो बढ़ा देना है हमें, ठीक है। और अब इसको देख लें, मोर देन 1000 नैनोमीटर, तो ये आपका हो जाएगा मोर देन 10⁻6 मीटर। कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा, ये देखिए, ठीक है, नैनो की जगह क्या रख दिया, -9 और ये बचा मीटर, तो यहाँ से 3 पावर और यहाँ से 3 माइनस कैंसिल हो गई, तो बचा 6। अब इसको सेंटीमीटर में ले जाएं तो फिर से किससे मल्टीप्लाई, 100 से, तो ये हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। हमें इसको -6 मीटर को सेंटीमीटर में ले जाए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमें पता ही चल गया कि नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में रिलेशन कितने का होता है, आपका 1 जीरो का होता है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, ठीक है। देखो एक ही यूनिट याद करनी है, बाकी तो सीधे कन्वर्जन है आपके, आप बड़े आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो। ये आई सी समझ में आया कि फिर से समझाएं, और ये वाला ये तो याद ही रखना पड़ेगा, नैनो का मतलब होता है -9, और नैनो में और एंगस्ट्रॉम में सिर्फ 1 जीरो का फर्क रहना है, पूर्वी क्लियर है। अब हम यहाँ से बड़े अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि कोलाइडल क्या है, तो हम बोलेंगे यह एक इंटरमीडिएट स्टेट है मैटर की, जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल रेंजेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दैट इज 1 to 1000 नैनोमीटर, हम उनको बता देंगे। अब एक यहाँ कुछ और प्रॉपर्टी लिखनी है ना, जे इसका फर्स्ट पॉइंट बना लो, ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टी हमें लिखनी है अभी, है ना, जो आपको पता होनी चाहिए इन तीनों के। ये फर्स्ट पॉइंट, ये इसका फर्स्ट पॉइंट बना लो, इसका फर्स्ट पॉइंट। कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर लेसर देन होता है 1 नैनोमीटर तो ये हो गया, बिटवीन होता है तो ये हो गया, और ग्रेटर देन होता है तो फिर वो आपका हो गया, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कन्वर्जन फैक्टर हैं आपके, ठीक है। अब दूसरी बात देखने में इसमें, अच्छा देखो, इनके पार्टिकल की साइज क्या है, बिलो 1 नैनोमीटर। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर। क्या नमक के पार्टिकल्स को हम वाटर में देख सकते हैं इन डिजॉल्व स्टेट, अनेबल है, कभी नहीं सकते। चाहे शुगर प्लस वाटर ले लो, चाहे ग्लूकोज प्लस वाटर ले लो आप, तो एक्चुअली में ट्रू जो क्रिस्टल थे आपके, जो थॉमस ग्राहम ने जिनको क्रिस्टल वाइज कहा था, वही हमारे क्या होते हैं, ट्रू सोल्यूशन। और जनरली हम जिस सोल्यूशन से डील करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो हमारे क्या होते हैं, ट्रू सोल्यूशन ही होते हैं। इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब ये वाला सिस्टम कैसा होगा, होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको। ये ट्रू सोल्यूशन का जो सिस्टम बनेगा या जो सोल्यूशन बनेगा, पॉइंट नंबर 2 अगर हम देख लें तो ये कैसा होगा। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जब हम उसके अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट ना कर पाएँ, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस। जैसे हम कहते हैं यहाँ एयर है, एयर में O2 भी है, CO2 भी है, N2 भी है, लेकिन हम ना तो O2 को आइडेंटिफाई कर पाए, वैसे बात तो इनविजिबल है तो उनको आइडेंटिफाई तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई भी मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा जिसमें हम ना तो ये सेपरेट नहीं कर सकें कि कहाँ सॉल्वेंट में सल्यूट पड़ा होगा, तो वो कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस। तो ये कैसा होता है, होमोजीनियस। नोट करिए, होमोजीनियस सिस्टम या होमोजीनियस सोल्यूशन भी लिख सकते हो आप, है ना, जो आपको अच्छा लगे। होमोजीनियस सोल्यूशन। एक्चुअली में कोलाइडल को सोल्यूशन नहीं बोला जाता है, ये लिखा मिलेगा आपको हर जगह, इसलिए हमने लिख दिया। एक्चुअली में कोलाइडल को कोलाइडल सॉल्व बोला जाता है।
है ना, क्योंकि सोल्यूशन हम आपको पहले बता चुके हैं होमोजीनियस मिक्सचर बेस क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। तो ये होमोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन लिखा होता है इसलिए हमने लिख दिया कि ये सोल्यूशन है, बाकी कोलाइडल सॉल्व नाम चलता है इनका, आगे जाके आप सॉल्व ही पढ़ोगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब कोलाइडल सोल्यूशन में क्या हम पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं या नहीं देख सकते? पार्टिकल्स को नॉर्मल कंडीशन में तो हम नहीं देख सकते हैं, जैसे कि हम आपसे कहते हैं स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्च का पाउडर आप मार्केट से ले आइए और उसको पानी में घोल दीजिए आपको मतलब ऐसा फील होगा कि कुछ घुला है, ऐसे भुरभुरे टाइप का आपको हल्का हल्का सा दिखेगा, लेकिन वो पार्टिकल फिर भी आप अनेबल होगे कि कहाँ पर किस प्रकार से घुले हुए हैं वो आप पता नहीं कर पाओगे। चाहे स्टार्च सोल्यूशन ले लो, चाहे जो प्रोटीन पाउडर होता है, प्रोटीन पाउडर को आप वाटर में घोल लीजिए उसको, है ना। तो आप पार्टिकल ब्लड ये ऑल्सो कोलाइडल सोल्यूशन हो गया। तो आप इनमें क्या होते हैं ना, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसकी तरह पूरी तरीके से नहीं घुले होते हैं कि हम बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब जैसे हम बात कर दें इस कमरे में कोलाइडल सोल्यूशन है कि नहीं, हम पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर हम यहाँ सब लाइट बंद कर दें अभी और टॉर्च की रोशनी डालें तो आप देखना जितने भी पार्टिकल कोलाइडल रेंज में आएंगे वो स्कैटरिंग करते हैं। अगर यहाँ पर उस रेंज में पार्टिकल्स होंगे तो कोलाइडल पार्टिकल की सबसे बड़ी खासियत यही होती है वो स्कैटरिंग करते हैं। आप लोगों ने इफेक्ट कई बार देखा होगा कि घर में कहीं कोने से या किसी खिड़की से अगर रोशनी अंदर आ रही है तो उसके पास में आपको पार्टिकल रैंडमली घूमते हुए चमकते हुए दिखेंगे, जैसे कि वो पार्टिकल्स यहाँ भी है। तो ध्यान रखिएगा जो एयर है वो तो होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन डस्ट पार्टिकल इन एयर वो कौन सा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कोलाइडल सोल्यूशन को हम कहें तो इसमें भी पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी इतने छोटे नहीं हैं कि उन्हें हम किसी भी तरीके से ना देख सके। तो इनको देखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना नॉर्मल आई से नहीं देख सकते इनको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, या फिर इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखना तो आप स्कैटरिंग इफेक्ट इनका देख सकते हो। डार्क में ले जाओ और अब जैसे हम आपसे कहें आप क्या करें, मिल्क एक गिलास में पानी लीजिए, मिल्क इज ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है ना। आप मिल्क एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच मिल्क डाल दीजिए और फिर उस मिल्क को डार्क रूम में ले जाइए और फिर उसे रोशनी दिखाइए। आप देखना मिल्क में आपको पार्टिकल चमकते हुए दिखने लगेंगे। वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, स्कैटरिंग। और अगर आप इसमें डालोगे रोशनी तो आपको कभी कुछ नहीं दिखेगा। ट्रू सोल्यूशन में आपको दिखेगी रोशनी इंटर की और फिर बीच में कुछ नहीं दिखेगा बाहर होते हुए, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में डालोगे तो रोशनी इंटर की फिर यहाँ चमकेगी और फिर बाहर निकलेगी, तो यहाँ पाथ दिखने लगता है और इसमें पाथ नहीं दिखता है ना। अभी इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। और बात करें सस्पेंशन की तो इन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं, जैसे कि चूने का सोल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा, चूने को पानी में घोल दो तो उसके पार्टिकल रैंडमली घूमते रहते हैं और हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि पानी में घुले हुए हैं चूने के पार्टिकल, इनको हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं यहाँ। और कुछ देर उसको अगर रख दो तो आप ऑब्जर्व करोगे वो नीचे जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। या डस्ट पार्टिकल इन वाटर ये कहलाते हैं सस्पेंशन, इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, इनका स्कैटरिंग इफेक्ट देख सकते हैं और इनको हम नहीं देख सकते। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोलाइडल कौन सा सिस्टम है, तो बच्चे किस में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सोल्यूशन लिखा रहता है तो बच्चे मानते हैं कि तो होमोजीनियस है, तो फिर वो गलत कराते हैं। नहीं, ये ध्यान रखना हेट्रोजीनियस सिस्टम है। एक्चुअली में इसको सोल्यूशन बोलना गलत है, सॉल्व इज द राइट नेम, ठीक है, लेकिन चलता है इसलिए हमने लिख दिया। तो इसका सेकेंड पॉइंट है हेट्रोजीनियस सिस्टम, जीनियस सिस्टम या हेट्रोजीनियस सोल्यूशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और वो भी सस्पेंशन तो महा हेट्रोजीनियस है ना, उसमें तो आप बड़े आसानी से सब कुछ देख सकते हो। जैसे डस्ट पार्टिकल पानी में घुलते थोड़ी हैं, वो तो सिर्फ रैंडमली उसमें मूव करते हैं। सस्पेंशन की हिंदी होती है लटका हुआ, कोई चीज़ उसमें जैसे डस्ट पार्टिकल पानी में क्या लटके हुए रहते हैं, घूमते हुए दिखते हैं वो हमें ना, तो ये भी हेट्रोजीनियस ही सिस्टम है। देखिए इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये आपको याद होना, हेट्रोजीनियस सिस्टम या हेट्रोजीनियस सोल्यूशन भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन इज ऑल्सो अ सिस्टम, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम है। कौन से
दोनों सेम नहीं है, दोनों के टाइप्स अलग है, लेकिन दोनों के पार्टिकल्स पूरी तरीके से घुले नहीं होते हैं। और जब भी पार्टिकल पूरे तरीके से नहीं घुलते हैं तो वो किस रेंज में आ जाते हैं, हेटेरो। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देते, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन प्लस वाटर, इसका एग्जांपल होगा। आप कभी भी, जैसे हम स्टार्च की बात करें, अगर आपको स्टार्च नहीं लेना तो आलू को पीस लीजिए और फिर उसको ऐसे निचोड़िए तो उससे स्टार्च का सोल्यूशन निकलेगा। अब उस स्टार्च के सोल्यूशन को पानी में घोल के ले जाइए आप, ठीक है ना, और फिर लाइट में रखिए तो आपको स्टार्च के पार्टिकल चमकते हुए दिखेंगे। तो इसमें भी पार्टिकल जो होते हैं पूरी तरीके से घुलते नहीं है, और कुछ दिन अगर आप शांत रख दोगे तो ऊपर आपकी लिक्विड की लेयर आ जाएगी और नीचे पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। तो एक ऐसा मिक्सचर होता है हेटेरो। जबकि सॉल्ट को आप एक लिमिटेड अमाउंट में घोलोगे तो चाहे जितने देर रख रहो ना तो सॉल्ट नीचे आएगा, पूरा सोल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है ना। तो ये हेटेरोजीनियस सिस्टम है, ये भी हेटेरोजीनियस है। आपको मेन इसके सभी पॉइंट याद रखने हैं, पर लिखना सभी है ना। हेटेरोजीनियस सिस्टम है दोनों ही। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इसको हम किसी भी तरीके से नहीं देख सकते। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं इनको देखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनको देखना। तो ये कैसे होते हैं, इनविजिबल, इनविजिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनविजिबल होते हैं। अब इनको नॉर्मल तरीके से तो नहीं देखा जा सकता है, नॉर्मल कंडीशन में तो इनको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इनका स्कैटरिंग इफेक्ट, लाइट की प्रेजेंस में पार्टिकल्स का लाइट को इमिट करना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। तो इसकी स्कैटरिंग इफेक्ट देख सकते हैं हम, ध्यान रखिएगा ना। चलिए तो लिखिए इसमें, देयर scattering effect, the scattering effect can be seen in dark in presence of light, in presence of। अब डार्क में लाइट की प्रेजेंस ही समझ रहे हो, अंधेरे कमरे में जैसे हम लाइट डालें तो वो डार्क में क्या डाली हमने, लाइट डाली। तो इनका कौन सा फिनोमिना बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, स्कैटरिंग, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट के लिए। द स्कैटरिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स और इल्यूमिनेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या कहलाता है आपका, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो आप सीधे करके भी लिख सकते हैं, देखिए सो टिंडल इफेक्ट है ना। तो देयर स्कैटरिंग इफेक्ट कैन बी सी इन डार्क इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इनको देखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। इनको तो देखने के लिए एक बार हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इनको देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं। जो चूने के पार्टिकल्स हैं आपके, उनको देखने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, बड़ी आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप मार्केट से चूना लाए, उसको पानी में घोलो, आप बहुत गौर से देखो, आपको दिखेगा कि चूने के पार्टिकल्स उसमें घुले नहीं हैं, उसमें फैले हुए हैं। कुछ देर शांत रखोगे तो वो सब कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे आपके। तो इनको तो नेक्ड आई से भी देख सकते हो आप। विजिबल इवन बाय नेक्ड आई। खुली आंखों से भी इनको हम देख सकते हैं। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल सरल सरल याद करो पहले। लेस देन 1 नैनोमीटर, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 मीटर। होमो, हेट्रो, हेट्रो, इनविजिबल, विजिबल, स्कैटरिंग इफेक्ट कैन बी सी। ऐसे आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे याद। इनको अच्छे से इनको ध्यान रखना है, क्योंकि एक कोलाइडल सोल्यूशन को जस्टिफाई करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए कोलाइडल्स के ना। ढेर सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत भर भर के, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना। जैसे ट्रू सोल्यूशन के तो आपको ढेर सारे एग्जाम्पल पता होंगे, जो भी आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, है ना, एल्कोहल प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, ये सब ट्रू सोल्यूशन होते हैं आपके ना। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके सॉल्ट वाटर, है ना, शुगर वाटर या सुक्रोज भी लिख सकते हो आप, है ना।
ग्लूकोज वाटर, यूरिया वाटर। इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो आपको नॉर्मली याद हो जाए, है ना। यूरिया वाटर हो गया आपका, एल्कोहल वाटर, एल्कोहल वाटर। एक आध दो आप इसका याद कर ले, हमें मेन कोलाइडल के याद होने चाहिए, जो एक आध दो आपको याद करने हो। वो वैसे भी आप ढेर सारे अपने मन से बना सकते हो, है ना। अब देखिए इसके एग्जाम्पल ज़रूर आपको याद रखने हैं, बहुत सारे याद रखने हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर, प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर, ये हो गया। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। गम हो गई आपकी, प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर, स्टार्च सॉल्यूशन हो गई, गम हो गई आपकी, है ना। और भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे कि हम इसमें और बता दें आपके, इंक हो गई, पेंट हो गया, दे ऑल आर द। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल जैसे मिल्क हो गया ना, मिल्क हो गया, और भी ढेर सारे, ब्लड हो गया, ढेर सारे हैं, आगे आपको पता चल जाएंगे। इसमें से कम अभी दो तो आप याद कर लीजिए, प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर, स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन नहीं लिखना तो स्टार्च प्लस वाटर लिख सकते हो ना, स्टार्च प्लस वाटर लिख सकते हो, अगर आपको स्टार्च सॉल्यूशन नहीं लिखना है तो स्टार्च प्लस वाटर, ठीक है। और जैसे इसका बात कर लें हम, इसके एग्जाम्पल है लाइमस्टोन प्लस वाटर, है ना। और इसके अलावा हम ऐसे करते हैं, डस्ट प्लस वाटर भी कर सकते हो आप, है ना, या क्ले प्लस वाटर। क्ले जैसे बालू समझ लो, बालू एक प्रकार की क्ले है आपके, ना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं, या क्ले को भी हटा दो, सैंड लिख दो, सबसे बेहतरीन, सैंड प्लस वाटर, ये इसके एग्जाम्पल। एक बार इसको देखो, और इसको लिखने में कितना समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, बहुत स्पीड से लिखना है इसको एग्जाम में, ध्यान रखिए। चाहें तो आप सीधे साइज लिखना, होमोजीनियस हेट्रो लिखना आप, और सीधे दो दो एग्जाम्पल लिखना, क्योंकि अभी बहुत सारी थ्योरी आने वाली है, तो बहुत ज़रूरी है लिखना। जल्दी से इसको देख लो, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। इसीलिए हमने कहा था कि मेन पोर्शन कोलाइड का यहाँ से चालू होता है आपका। अब जो ये पॉइंट लिख रहे हैं आप, जो अभी हमने ये टेबल बनाई, इसमें से आप एक साइज का पॉइंट पकड़ लो, एक होमोजीनियस हेट्रो का पकड़ लो, दो दो एग्जाम्पल पकड़ लो। नेट टाइप वाला अगर स्पीड से लिख सको तो लिखना, बाकी ये प्रॉपर्टी जरूर लिख के आनी है, अब जो हम यहाँ थ्योरी बेस पे लिखवा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि खूब सारे नंबरों का आना है, ज़्यादातर 5-6 नंबर का चैप्टर आएगा, तो बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। और एक कोलाइड पूछेगा तो कोलाइड की डेफिनेशन पूछ लेगा वो 2 मार्क्स में, तो जल्दी से साइज लिखिए। वो इतना सारा इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाए वो किसी को नहीं पता है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन लिख रहे हैं तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्व, कोलाइडल स्टेट, जो आप लिखना है। तो अभी यहीं जा रहे हैं ना, अब बाहर नहीं कर रहे। कौन? हाँ हाँ, अच्छा मम्मी, हम थोड़ा पढ़ा रहे थे। मम्मी देखो कोई भैया आए हैं, अरे कहीं का निमंत्रण है, सुन लो आप। आ रहे भैया, आ जाइए, आ जाइए। बैटरी अभी चल जाएगी।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। एक ऐसी स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन ट्रू और एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स किसके बीच में रेंज करती है 1 to 1000 नैनोमीटर। लिखिए it is a intermediate state between true solution and suspension, in which size of particles lie का मतलब होता है होना, रहना या लेटना। ठीक है, lie between 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर, या आप अपनी जौन सी यूनिट लिखना चाहो। क्या ये पॉइंट हमें रखना पड़ेगा? बड़े आसानी से हमने जो अभी लिखा है थ्योरी उसी पोर्शन से लिख सकते हैं, है ना। इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन विच साइज ऑफ पार्टिकल लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। देखिए आप कहोगे सर ये तो लिखवा दिया, हमने बताया ना बोर्ड क्लास में कितना पता है उससे काम नहीं चलेगा, जितना पता है उसको लिख कैसे पाते हो इससे काम चलेगा। हेट्रोजीनियस वहाँ भी, लेकिन जब तक उनको आप थ्योरी में बोल के लिख के ही दिखाओगे आंसर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, अब बहुत अच्छे से देखिएगा, कंसिस्ट 2 फेजेज। अब बहुत अच्छे से समझना है इसकी 2 फेज कौन सी है। कंसिस्ट 2 फेजेज। देखिए ट्रू सोल्यूशन में भी 2 फेजेज होती हैं, सोल्यूशन चैप्टर अभी आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम। ट्रू सोल्यूशन की भी 2 फेजेज होती हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना। तो इसमें भी बिल्कुल सेम फेजेज होती हैं, लेकिन क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है नहीं तो इसकी फेजेज को दूसरा नाम अलग दिए गए। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सेम है, जो इसमें सल्यूट होता है वही सेम, मतलब जो घोला जा रहा है उसको हम इसमें सल्यूट कहते हैं, और इसमें बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डीपी बोलते हैं। और जिसमें घोला जा रहा है उसको ट्रू सोल्यूशन में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और इसमें हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। जिसको घोलते हैं डिस्पर्स फेज, जिसमें घोलते हैं डिस्पर्सन। बिल्कुल 0% भी अंतर नहीं है, बिल्कुल आप ध्यान रखना। डिस्पर्स फेज मतलब सल्यूट, डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है क्योंकि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसलिए। तो कंसेप्ट 2 फेजेज, तो इसमें आपको दोनों फेजेज के नाम लिखने हैं। 2 फेजेज में एक है, फर्स्ट है आपकी ये पूछ लिया गया है कि कोलाइडल सॉल्यूशन की कितनी फेज होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट होती है आपकी डिस्पर्स्ड फेज, शॉर्ट में इनको आप DPP लिखते हो, डिस्पर्स्ड फेज, DISPERSED, डिस्पर्स्ड फेज। इसमें लिखिए -1 लाइक सल्यूट। ये कौन सा कंपोनेंट होता है, छोटा वाला कंपोनेंट होता है -1, जैसे कि सल्यूट, ध्यान रखिएगा, है ना। बी नंबर में लिखो डिस्पर्सन मीडियम, लिखिए मेजर 1, या 1 नहीं लिखना तो कंपोनेंट लिख सकते हो, माइनर कंपोनेंट, और इसमें लिख सकते हो मेजर कंपोनेंट, है ना, जो आपको बेटर लगता हो। मेजर 1
लाइक सॉल्वेंट, लाइक सॉल्वेंट। तो जो सल्यूट को हम जो ट्रू सोल्यूशन में जिसे हम सल्यूट बोलते थे, कोलाइडल सोल्यूशन में उसे हम क्या बोलते हैं, डीपी, डिस्पर्स फेज। और जिस ट्रू सोल्यूशन में जिसे हम सॉल्वेंट बोलते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। बिल्कुल फर्क नहीं है, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल देख लिया हम इसका एग्जाम्पल, हम बोल दें प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर। तो ये हमारी कौन सी फेज है, डिस्पर्स फेज, और ये हमारा क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। नोट करिए डिस्पर्सन मीडियम को शॉर्ट में डीएम भी लिखते हैं। तीसरा पॉइंट वही कि इनके स्कैटरिंग इफेक्ट को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, विद द इफेक्ट ऑफ लाइट। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा के भी देखते हैं। जैसे मान लो आप जो स्कैटरिंग दिखोगे उसमें पार्टिकल आपको उतने चमकते हुए नहीं दिखेंगे, दिखेंगे जरूर, लेकिन आप बिल्कुल जैसे सितारे चमकते हैं वैसे देखना चाहते हो पार्टिकल, आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखिए, आपको एक एक पार्टिकल लाइट को इमिट करते हुए, जैसे जिस प्रकार आपकी, जैसे हम कहते हैं कि जो फुलझड़ी वगैरह होती है, जब बिल्डिंग होती है, वैसे स्कैटरिंग आपको दिखेगी बड़े उस तरीके से कि पार्टिकल में लाइट पड़ रही है और वो एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, बिल्कुल क्लियर दिखता है इसका। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से भी आप देख सकते हो, आपको देखना तो हमने आपको तरीका बताया है। आप अंधेरे कमरे में लाइट की रोशनी डाल के दे सकते हो, या फिर एक गिलास में पानी डाल देना, उसमें 1 चम्मच मिल्क डाल देना, उससे भी आप देख सकते हो ना। स्टार्च ले आओ मार्केट से, प्रोटीन ले आओ, उन सब से देख सकते हो। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, देयर scattering effect, their scattering effect, their scattering effect can be seen in dark, in presence of light, in presence of लाइट। ठीक है, आपकी बुक्स वगैरह में लिखा रहता है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो आप जब और आगे पढ़ोगे तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है और ऐसे भी देखा जा सकता है, फिर जो इफेक्ट है उसकी क्वालिटी बदल जाएगी। ठीक है, 3 पॉइंट तो याद हो गए होंगे, बिल्कुल वही पॉइंट है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमने ना, ध्यान रखना, बहुत स्पीड से लिखना आना चाहिए। थ्योरी चैप्टर पोर्सन मतलब टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर पोर्सन होता है ना, थ्योरी के बहुत चैप्टर। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी थ्योरी, पी ब्लॉक जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें 7-8 तो लेबोरेटरी मेथड है, फिर यानी हाइड्राइड है, यानी कितना है, तो वो एक चैप्टर 3 चैप्टर के बराबर है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है। तो खूब बायोमोलिक्यूल्स थ्योरी है, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ थ्योरी वाले पर थ्योरी बहुत सिंपल है, बड़े आसानी से समझ में आएगी आपको। 4th नंबर पॉइंट समझने पहले हम आपको SPM के बारे में समझाना चाहते हैं। व्हाट इज SPM? SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है मीन्स ऑफ SPM। देखिए, एक वो मेम्ब्रेन होती है जिनसे सब कुछ होके निकल जाए, वो कहलाती है हमारी परमेबल मेम्ब्रेन, जिनसे सब कुछ होके पास होके निकल जाए, चाहे छोटा पार्टिकल हो चाहे बड़ा पार्टिकल हो, सब, तो वो कहलाती है परमेबल मेम्ब्रेन। एक होती है जिनसे कुछ भी ना निकले, वो होती है नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, उससे कुछ भी नहीं होके निकल सकता है पूरा नॉन। और एक वो होती है जिनसे आधा निकल सकता है और आधा नहीं निकल सकता। तो सेमी का मीन्स होता ही क्या है, आधा, बोला सेमी सॉलिड है मतलब आधा सॉलिड है ना। तो जिनको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल का मतलब होता है पारगम, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, सेमी का मतलब आधा, तो अर्ध पारगम झिल्ली।
जिनसे होके सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स निकल सकते हैं, या फिर ऐसे पार्टिकल्स निकल सकते हैं जिनकी रेंज फिक्स है बिलो 1 नैनोमीटर, वही हमारी कौन सी मेम्ब्रेन कहलाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। मतलब सब इनसे एक ही प्रकार के पार्टिकल पास होकर निकल सकते हैं जिनकी रेंज कितनी है, बिलो 1 नैनोमीटर। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो आपका एक एग्जाम्पल नहीं हुआ, एक क्लास हो गई मेम्ब्रेन की। इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपको याद होने चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओगे, सर कहीं ये लिखा है कहीं वो लिखा है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आपके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हम बोल दें जो हमारी आपकी स्किन है, या हम बोल दें एनिमल की स्किन है, वो भी एक प्रकार की कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही है। इसके अलावा कई प्लांट्स की भी जो मेम्ब्रेन होती है, तो जो वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है वो भी हमारी कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है, आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है। इसके अलावा मार्केट से आप पर्चमेंट पेपर ले सकते हो, वो भी एक प्रकार की कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, पर्चमेंट पेपर। तो ये तो नेचुरल एसपीएम है और ये आर्टिफिशियल एसपीएम है, पर्चमेंट पेपर है ना। पर्चमेंट पेपर भी ले सकते हो, और एक सेलोफेन नाम का पेपर आता है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सेलोफेन हो गया आपका। अब आपको इतनी सारी एसपीएम हमने बता दी आपको, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे एसपीएम लिख दो, चाहे आप एनिमल मेम्ब्रेन लिख दो, चाहे आप वेजिटेबल मेम्ब्रेन लिख दो, चाहे पर्चमेंट पेपर लिख दो, चाहे आप सेलोफेन लिख दो, ये सब आपकी कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब पॉइंट 4 हमारा इसी से कनेक्टेड है। देखिए, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल एसपीएम से निकल जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बिलो 1 नैनोमीटर। तो ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए हमारी एसपीएम रखी है और ये यहाँ रखा है ट्रू सोल्यूशन, तो ये पूरा का पूरा इससे होके निकल जाएगा। ट्रू सोल्यूशन इससे पूरा का पूरा निकल जाता है एसपीएम से, ठीक है ना। अब बात करें कोलाइडल सोल्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यही प्रॉपर्टी अभी जब आप कोलाइडल को प्यूरिफाई करोगे ना, डायलिसिस करोगे कोलाइडल का, तब ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी लगेगा। ध्यान रखिएगा, कोलाइडल पार्टिकल एसपीएम से होके नहीं निकल सकते हैं, इनकी रेंज कितनी होती है, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आया जिसके पोर्स बड़े हैं, तो उससे कोलाइडल पार्टिकल्स निकल सकते हैं। तो कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कांट थ्रू एसपीएम। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो निकल सकते हैं जो साइंटिफिक तरीके से नहीं बने, जैसे एक कपड़ा हो गया, उस कपड़े से तो होके, लेकिन एसपीएम से नहीं निकल सकते, ध्यान रखिएगा। कैन पास थ्रू ordinary filter paper but cannot through SPM लाइक एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो उनमें से जो आपको पसंद आ रहा हो, आप कोई भी लिख सकते हो, फिर आपकी इच्छा है क्या क्या लिखना है। लाइक एनिमल मेम्ब्रेन है ना, ये सब आपकी एसपीएम है। एनिमल मेम्ब्रेन हो गया, वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो गया, पर्चमेंट पेपर हो गया, सेलोफेन हो गया, सेलोफेन है ना, सेलोफेन हो गया आपका, CELL सेलो है ना, यहाँ स्पेलिंग सुधार दी हमने, ओ नहीं था ओ लगा दिया, CELL सेलोफेन। तो ये पार्टिकल किससे पास हो सकते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, लोकल फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं, लेकिन इससे नहीं होके निकल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एसपीएम से बट कैन नॉट थ्रू एसपीएम। अब एक कोलाइडल पार्टिकल की एक और बहुत खास बात है, कोलाइडल पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव। किसी एक सोल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो कोई एक चार्ज लेके ही होते हैं, जिनकी खासियत है, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक फिनोमिना आता है, वहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, अभी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, या तो इन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा, लिखिए कोलाइडल पार्टिकल्स
पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये कोलाइडल का पूरा हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। यहाँ पर सब आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है कोलाइडल के बारे में। अब कोलाइडल का क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इन पॉइंट्स में कहीं भी डाउट हो पूछ लो। कोलाइडल पार्टिकल, चलो देखो पहले इसके बारे में समझ लो। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट किसकी दिखनी है हमें? डिस्पर्ट फेज की एंड डिस्पर्ट मीडियम की। सबसे पहले बात यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है कि इस बेस पे कितने होते हैं? 8 टाइम्स। सॉल्यूशन तो 9 टाइप्स के होते हैं लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप्स के होते हैं। इसका रीज़न ये है कि सॉल्यूशन भी इतनी प्रकार के बनते हैं। हम जानते हैं या तो सॉलिड का सॉलिड लिक्विड गैस में, या लिक्विड का सॉलिड लिक्विड गैस में, या गैस का सॉलिड। 9 टाइप के सॉल्यूशन। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन 8 टाइप्स के तो हो सकते हैं लेकिन 9th नंबर का कभी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि गैस में हमेशा कैसा मिक्सचर बनाती है? होमोजीनियस। गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। और हम अभी देख चुके हैं कोलाइडल कौन सा सिस्टम है? हेट्रोजीनियस। तो ये जो आपका है 9th नंबर का है ना, ये ऑलवेज ट्रू सोल्यूशन होगा। ये कभी पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन, कौन सा मिक्सचर कभी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं हो सकता? तो गैस इन गैस कैन नेवर बी कोलाइडल। ठीक है ना? रीजन क्या है? क्योंकि गैस प्लस गैस का मिक्सचर ऑलवेज कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। ये ध्यान रखना है। अब एक बात देखो, यहाँ हमने सिंबल लिखे हैं एस मीन सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। तो सॉलिड का सॉलिड में घुलेगा तो उसको बोलेंगे, देखिए कोलाइडल को सॉल ही बोलते हैं हम बताएं आपको। ठीक है? तो अब इसके नाम अलग अलग प्रकार से आते हैं। अगर सॉलिड में घुलेगा तो इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल, है ना? ये सोल्यूशन से ही मतलब है। आप सॉलिड सोल्यूशन भी लिख सकते थे लेकिन सही तरीका होता है सॉल लिखना, इसीलिए हमने बताया था कोलाइडल को सोल्यूशन नहीं बोलते, सॉल बोलते हैं। सॉलिड लिक्विड में घुलेगा तो इसको सिर्फ सॉल बोलेंगे, सिर्फ इसको क्या बोलेंगे? सॉल्व। आप ध्यान देखिएगा, कभी भी कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन गैस में घुलेगा तो उसको बोलते हैं एरोसॉल। मतलब किस में घुला हुआ है? एयर में। तो अगर सॉलिड घुला है गैस में तो सॉलिड एरोसॉल, और लिक्विड घुला है गैस में तो लिक्विड एरोसॉल। गैस में कभी भी आपके कुछ घुला मिल जाए, हमें नहीं करें कि गैस घुली मिल जाए, गैस में घुला मिल जाए मतलब डिस्पर्सन मीडियम कौन होगी? गैस होगी। तो सॉलिड गैस में आएगा तब भी एरोसॉल कहलाएगा, लिक्विड गैस में आएगा तब भी एरोसॉल ही कहलाएगा। फर्क क्या है? इसको बोलेंगे सॉलिड एरोसॉल, इसको लिक्विड। अब सबसे इंपॉर्टेंट वन जो आप याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वन, दैट इज सॉलिड प्लस गैस नहीं, लिक्विड प्लस गैस। इसको अच्छे ध्यान रखें, इसको क्या बोलते हैं? जेल। अब इसको याद करने की ट्रिक ऐसे है कि जैसे आप एलपीजी बोलते तो एलएसजी बोल लो एलपीजी की जगह। तो एलपीजी से तो हमें पता चल जाएगा लिक्विड सॉलिड का क्या कहलाता है? जेल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इमल्सन। लिक्विड प्लस लिक्विड क्या कहलाता है? इमल्सन। ये याद हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि दोनों ही फेज कैसी हैं? लिक्विड हैं। तो लिक्विड पर लिक्विड। और एक और जो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी इसके किसी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कि सॉलिड लिक्विड का क्या कहलाता है? सॉल। इसको उल्टा कर देना है, सॉलिड लिक्विड का क्या कहलाता है? सॉल। बाकी इनमें से कहीं कोई से क्वेश्चन नहीं बनते लेकिन एग्जाम्पल्स हमें पढ़ना है। तो पहले आप लोग इतना नोट करो, फिर हम इनके एग्जाम्पल साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए 2-2 लाइन जगह चाहिए। आप सब कॉलम छोटे छोटे बना लो, एग्जाम्पल भी इसका बड़ा बना लो, अच्छा कॉलम, है ना? ध्यान रखिएगा, जल्दी से करो इतना नोट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये तो 9th नंबर का कभी कोलाइडल नहीं हो सकता। और ये इन 3 में तो स्टार लगा लेना, खास करके इन दोनों में तो डबल स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको तो अभी थ्योरी में भी पढ़ाएंगे हम, जेल क्या होता है। लेकिन आप लोग डेफिनेशन आप किसी की भी लिख सकते हो, हम बताते हैं कैसे, किसी की भी डेफिनेशन पूछ लेंगे, लिख लोगे आप लोग।
ध्यान रखिएगा 9th नंबर का इसलिए हमने लिख दिया है, कंफ्यूज मत हो जाना, 9 नहीं होते जिसमें आपको पता रहे कि कौन वाला नहीं होता है, इसलिए 9th नंबर का लिखा हमने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। LSG याद रखना, LSG LPG से LSG याद रखना। तो लिक्विड सॉलिड का जो मिक्सचर होता है उसे जेल कहते हैं। इमल्सन बड़ी आसानी से याद हो जाता है, लिक्विड लिक्विड इमल्सन कहते हैं, है ना। देखो कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए हमने एरो लगा के रखे हैं सबके साथ। ये वाला क्लासिफिकेशन कभी आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ DP and DM। इसके 20 से ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं जो हम पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा ना। किस साइन का क्या मतलब है यहाँ पर लिखा रखा है, सॉलिड लिक्विड गैस। कैन नेवर, जो नीचे लिखा है वो लिखा हुआ है कैन, यहाँ लिख देते हैं ना जैसे नहीं दिख रहा हो। तो ये लिखा है कि गैस गैस का कभी कोलाइड नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी कोलाइड। क्यों? इसका आंसर हमने ब्रैकेट में लिखा है, गैस प्लस गैस जो होता है वो ऑलवेज होमोजीनियस होता है, ऑलवेज होमोजीनियस, ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हम जानते हैं कि कोलाइड हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम है, तो इन सब में हेट्रोजीनियस हो सकता है लेकिन गैस गैस का कभी हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी कोलाइड। रीजन है गैस प्लस गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। लिख गया। चलिए अभी हम बताएंगे कि क्या बड़े आसानी से हो जाएगा। तो देखो पहले इसके एग्जाम्पल देख लो, है ना। सॉलिड सॉल्ट के एग्जाम्पल देख लो। कब कहोगे सॉलिड सॉल्ट? जब दोनों एसएस हो जाएं, एसएस, ठीक है, तो इसको कहेंगे सॉलिड सॉल्ट। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि गिलास, है ना, जो गिलास हैं आपके, खास करके जो रंगीन गिलास आते हैं ना, कलर्ड ग्लासेस, इसके एग्जाम्पल हैं कलर्ड ग्लासेस। आप लोगों ने रत्न वगैरह देखे हैं? रत्न आते हैं कई प्रकार के, राशि वाले रत्न जो होते हैं, क्या क्या बोलते थे, हमारे पन्ना का नाम भी रत्न के ऊपर पड़ा हुआ है, पन्ना एक रत्न का नाम है, ध्यान रखिएगा। हीरा भी एक रत्न है लेकिन वो बहुत महंगा हो गया आपका, उससे सस्ते भी राशियों वाले रत्न देखे होंगे आप लोगों ने, हरे नीले पीले कलर के होते हैं ना, जेम स्टोन्स बोलते हैं उनको, है ना, उनका नाम होता है जेम स्टोन्स। तो कलर्ड ग्लासेस हो गए, है ना, जेम स्टोन्स हो गए आपके, है ना, जेम स्टोन्स, राशि वाले कंकड़ पत्थर बोलते हैं, ठीक है ना। एलॉय भी इसके रेंज में आ सकता है ना। अब आप लोग कहोगे सर कैसे आ सकता है, तो आंसर है कि पार्टिकल साइज अगर 1 to 1000 नैनोमीटर हो गए तो, है ना। ये हो गए सॉलिड सॉल्ट के एग्जाम्पल आपके, ठीक है। अब सॉलिड घुला हुआ है लिक्विड में, है ना, इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखिएगा सॉल के, है ना, ये इंपॉर्टेंट वन है, सॉल का एग्जाम्पल याद होना चाहिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम बोल दें गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल का मतलब है गोल्ड प्लस वाटर, ध्यान रखिएगा, गोल्ड सॉल इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर सॉल, सिल्वर सॉल, सिल्वर सॉल का मतलब है सिल्वर प्लस वाटर, है ना। इसके अलावा सल्फर सॉल, सल्फर प्लस वाटर जिसके एग्जाम्पल है। आर्सेनियस सल्फाइड सॉल ना, तो AS2S3 सॉल मतलब AS3 प्लस वाटर, है ना। इसके अलावा सॉलिड लिक्विड के और भी एग्जाम, बाकी सबके सरल सरल एग्जाम्पल हैं।
और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ आप गोल्ड नंबर पढ़ने वाले हो, तो वो गोल्ड सॉल्ट आपको पता होना चाहिए ना। ये सल्फर को एसिड क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि नेचुरल स्टेट क्या है सल्फर की, ऑक्टाएटॉमिक होती है इसकी ना। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि पेंट, इंक, है ना, और मडी, दलदल का पानी, दलदली जो क्षेत्र होता है, मडी वाटर जो होता है ना, वो भी इसका एग्जाम्पल है, मडी वाटर, है ना, एक्सेट्रा। जी, ये हमने आपके एग्जाम्पल लिखे हैं सॉल्व के, है ना। इसमें ये तो याद रखना ही रखना, गोल्ड सॉल्व बड़े ध्यान से, है ना। इसके बाद कर ले हम सॉलिड घुले हैं गैस में, है ना, तो इसके एग्जाम्पल तो बड़ी आसानी से बता सकते हो, जैसे कि स्मोक। स्मोक में कार्बन पार्टिकल किस में घुल जाते हैं, एयर में। जो धुआं हमारा उड़ता है उसके साथ कार्बन पार्टिकल छोड़ के जाते हैं ना, वो किस में घुल जाते हैं, हवा में। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सॉलिड इन गैस में स्मोक। कोई खास बात नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर, ठीक है ना। डस्ट पार्टिकल कैसे हो गए, सॉलिड, और एयर कैसी हो गई, हमारी गैस का मिक्सचर हो गई, है ना। तो ये था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल तो छोड़ना ही नहीं, सॉलिड लिक्विड के, और लिक्विड सॉलिड के, और लिक्विड लिक्विड के। बाकी के एग्जाम्पल माफ़ किए जा सकते हैं, इनके माफ़ नहीं किए जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। लिक्विड, अब बात कर लें हम, सॉलिड सॉलिड हो गया, लिक्विड सॉलिड जेल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सब खाने पीने की चीज़ें हैं तो आपको याद हो जाएंगी, जैसे जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं सब लिख सकते हो आप, है ना। जैसे जैम्स हो गया, जे मिल्क का प्रोडक्ट नहीं है, बता रहे थे आपको। जैम्स हो गया, जेली हो गया, पनीर हो गया आपका, चीज़ हो गया, है ना, बटर हो गया आपका, है ना, बटर हो गया आपका, कर्ड हो गया, जैम, जेली, चीज़, बटर, कर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, है ना। जैम्स, जेली, चीज़, बटर, कर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छे से याद रखना है सभी के सभी एग्जाम्पल। जैम, जेली, चीज़, बटर हो गया, कर्ड हो गया, इसमें शू पॉलिश भी इसी के अंतर्गत आता है। लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, एक बार पूछ लिया गया है एंट्रेंस टेस्ट में ना। शू पॉलिश भी इसी के अंतर्गत आता है आपका, शू पॉलिश भी इसी के अंतर्गत आता है आपका, जिसमें क्या घुला होता है आपका, लिक्विड होते हैं आपके, सॉलिड, मतलब कौन सा मीडियम ज़्यादा रहता है, सॉलिड मीडियम आपका ज़्यादा रहता है, यहाँ पर लिक्विड सॉलिड ज़्यादा रहता है ना। शू पॉलिश भी इसी का एग्जाम्पल हो गया आपके, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि मिल्क किसका एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का, ध्यान रखिएगा। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, इमल्सन का एग्जाम्पल है मिल्क आपका, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें मिल्क के साथ साथ आपका दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर क्रीम, है ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, हेयर क्रीम, ये भी। और एग्जाम्पल ऑयल प्लस वाटर, ये सब एग्जाम्पल हैं इमल्सन के, नोट कर लो, ये सब एग्जाम्पल है इमल्सन के, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, ठीक है। अब इसके अलावा कोई खास नहीं है आपके, बाकी हम अभी आराम से लिखवा देते हैं। जैसे लिक्विड गैस, फॉग का नाम सुना है आप लोगों ने, फॉग, फॉग नाम लगाते भी तो हो आप लोग, स्मेल आती है हमें, फिर स्मेल नहीं, फ्रेगनेंस कहते हैं, डिओड्रेंट लगाते हो ना आप लोग। फॉग, फॉग क्या कहते हैं कि इसमें हवा नहीं है, सेंट ज़्यादा है, लेकिन हवा क्या होती है, ज़्यादा, है ना। तो हवा कैसी होती है हमारी, ज़्यादा, और उसमें सेंट कैसा होता है, कम। तो लिक्विड जो लिक्विड भरा हुआ है आपके उसमें, वो आपका जो भी परफ्यूम भरा हुआ है वो कम होता है, और उसमें प्रेशर के साथ, गैस के साथ भरा जाता है आपका। तो लिक्विड प्लस गैस का एग्जाम्पल हो गया हमारा फॉग। अब वही फॉग नहीं, आप कोहरा भी देख सकते हो, वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का फॉग ही है, जिसमें हवा में क्या घुल जाती है, नमी घुल जाती है आपकी, है ना, फिर दिखता नहीं है, विजिबल होता है। होता क्या है, जब ठंड पड़ती है तो जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म से किस फॉर्म में आने लगते हैं, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आने लगते हैं, इसलिए वो हमें सामने उस प्रकार से दिखती है। या अभी हम यहाँ ठंड कर दें तो आपको यहाँ भी कोहरा बनते हुए दिख जाएगा बड़ी आसानी से, है ना। तो लिक्विड प्लस एरोसोल, जो लिक्विड एरोसोल है, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा फॉग, है ना, फॉग, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो,
फॉग। और जो हमारे इंसेक्टिसाइड स्प्रे आते हैं वो भी इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे, साइड का मतलब जानते हो आप लोग, साइड का मतलब होता है हत्या, इंसेक्टिसाइड का मतलब इंसेक्ट की हत्या, पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट की हत्या, जैसे सुसाइड मतलब स्वयं की हत्या, मेट्रिसाइड मतलब शब्द हैं तो इंग्लिश के हम बता रहे हैं आपको, साइड का मतलब होता है हत्या, ठीक है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हुए। अब इन सब की कोई वो नहीं है, लिख देते हैं। जैसे सॉलिड घुला है, गैस घुली है सॉलिड में, एक स्पेशल प्रकार का पत्थर आता है जिसको हम बोलते हैं प्यूमाइसी स्टोन। जैसे हम आपको बताया, आप लोगों ने देखे हैं ना कि वो रामायण में हनुमान जी और उनके साथी पत्थर फेंकते हैं, वो तैरने लगते हैं, तो एक माना जाता है कि वो प्यूमाइसी स्टोन है। प्यूमाइसी स्टोन की खासियत क्या होती है, उनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उनमें क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है, इस कारण उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो पानी से कम डेंसर हो जाते हैं, तो पानी के ऊपर क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं। तो साइंटिफिक रीजन ये बताया जाता है कि वो प्यूमाइसी स्टोन है आपके, ठीक है। तो ये गैस सॉलिड में धार्मिक रीजन तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि गैस घुली हुई है सॉलिड में, तो इसका एग्जाम्पल है प्यूमाइसी स्टोन, प्यूमाइसी स्टोन। धार्मिक रीजन क्या था इसका, किसी को पता है, बताओ। नहीं, राम नाम की बहुत लीला है, लेकिन राम नहीं था, वरदान था। किसको, नील को, एक और था, नल नील को वरदान नहीं, श्राप था, हाँ श्राप था उन्हें, कि वो शायद कोई शैतानी तानी करते, तो उनको श्राप दिया गया था कि वो जो चीज़ भी पानी में फेंकेंगे वो तैरने लगेगी, तो उसी से हुआ था प्यूमाइसी स्टोन। और आप देख लो ब्रेड, ब्रेड भी इसी का एग्जाम्पल है। ब्रेड में जो पोरस स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या भर जाती है, हवा, तो गैस किस में भर जाती है, सॉलिड में। हाँ क्या भर जाती है, चाय, चाय बहुत पी रहे तुम लोग, हाँ ये भी इसका एग्जाम्पल है। फॉर्म रबर हो गया, रबर फॉर्म, दे ऑल आर द एग्जाम्पल, है ना, इनमें नहीं होना है परेशान। क्यों, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ आने वाला है ना। रबर फॉर्म, ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। प्यूमाइसी स्टोन, ब्रेड, रबर फॉर्म लगभग नहीं पूछे जाते। और फाइनली गैस प्लस लिक्विड, ये तो बहुत अच्छे जानते हो आप लोग, जैसे सोडा ड्रिंक्स, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए ना, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं फ्रुट, फ्रुट जो झाग होता है हमारा, जो झाग होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हमारे लिक्विड में क्या भरी रहती है, गैस, तभी तो बुलबुले बनते हैं। तो जो फ्रुट होता है हमारा, हाँ, या फिर साबुन का जो झाग होता है, सोप लेदर, है ना, सोप लेदर, लेदर चमड़े वाला नहीं है ना, सोप वाला, LATHER वाला लेदर, इस लेदर का मतलब होता है झाग, सोप लेदर। तो अब हम आपको फाइनली 2 मिनट और लेंगे आपके, फिर छोड़ देंगे। सब कुछ छोड़ के इन 3 पे अच्छे से स्टार लगा लो और इन्हीं 3 को पढ़ने में पूरी मेहनत लगा देना, ठीक है। इन 3 को ही बड़े अच्छे से पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं यहाँ से पूछा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि व्हाट इज सोल, तो आप लिखोगे क्या, हम आपको तरीका लिखेंगे था, कोलाइडल सोल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड कॉल्ड सोल। एग्जाम्पल लिख दोगे, ये 2 नंबर का सॉल्व खत्म हो जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। पूछ ले व्हाट इज जेल, आंसर होगा कोलाइडल सोल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज इज लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड कॉल्ड जेल। एग्जाम्पल लिख दोगे, जैम, जेली, चीज बटर, है ना। इमल्सन को क्या बोलोगे, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सोल्यूशन, या फिर द कोलाइडल सोल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड ऑल्सो डिस्पर्सल मीडियम इज ऑल्सो dispersed phase is liquid and dispersion medium also liquid called emulsion। एग्जाम्पल मिल्क, हेयर क्रीम, ऑयल, वाटर, ये लिख दोगे। तो इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि इमल्सन को तो हम अलग से भी पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल से चैप्टर बताएंगे, इसका टॉपिक अलग से है आपका इमल्सन का, जेल का भी लिखवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए। नो वो बेटा कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है, वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है। नोट लिखना है कि याद रखोगे, गैस गैस कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता है। ये हमने लिख तो दिया यहाँ पर नोट, कैन नेवर बी कोलाइड, क्योंकि गैस प्लस गैस ऑलवेज क्या फॉर्म बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। चलिए।